नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उस क्रम में हमने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अलीनगर की संधि, दस्तक प्रणाली, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। बीएफआर थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा उद्देश्य है कि जो अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी ये जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उस परीक्षा से पहले जो सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ी दृष्टि डाली जाए। तो आज हम साइक संधि प्रणाली के अंतर्गत थोड़ा अध्ययन करेंगे। 1798 से लेकर के 1805 यानी 1798 से लेकर के 1805 तक जो व्यक्ति गवर्नर जनरल रहा उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड कार्ले वेलेस्ली या मार्क्सिस ऑफ वेलेस्ली, जो 1798 में गवर्नर जनरल बना। वेलेस्ली का स्पष्ट उद्देश्य था, यानी बंगाल में जब वो आया तो उसका एक स्पष्ट उद्देश्य था, जब वो भारत के संदर्भ में अपनी शक्ति को विस्तारित करने का प्रयत्न कर रहा था कि कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति बने। यानी उस दौर की जो यूरोपियन शक्तियां दूसरी थी, फ्रांसीसी हो, डच हो, हॉलैंड वाले, पुर्तगाली हो, और अपने प्रदेशों का विस्तार करना, यानी भारत के सभी राज्यों को वो कंपनी के अधीन यानी कंपनी पर निर्भर रहने ऐसी स्थिति को पैदा करना चाहता था। और इसके लिए उसने भारत में जिस नीति का उपयोग किया उसको इतिहास में सहायक संधि प्रणाली कहते हैं। ध्यान रखें आप, 1798 से लेकर 1805 तक ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड वेलेस्ली, ब्रिटिश कमांडर या यूं कहे कि उस दौर के ब्रिटिश शासक, कंपनी के शासक, भारतीय शासक भारत के अंदर, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो नीति अपनाई उस नीति को कहते हैं सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। क्या है वो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, उसके ऊपर भी हम थोड़ा दृष्टिपात कर लेते हैं। यानी वो इस नीति के तहत लॉर्ड वेलेस्ली जो देशी राज्य थे उन देशी राज्यों को वो अपने अधीन लाना चाहता था, कंपनी के अधीन, कि वो कंपनी के अधीन देशी राज्य आए और उसके हिसाब से वो शासन करेगा। इस तरह से वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य का विस्तार करने के फिराक में था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें ध्यान रखना है कि ये जो आपका टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहायक संधि प्रणाली का उपयोग उसने किया है इस पूरे देशी राज्यों को अपने परिधि में लाने के लिए, अंग्रेजी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, और इस संधि प्रणाली के द्वारा भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसके हाथ में लग गया। अल्फ्रेड लॉयल, इस टॉपिक को हम बहुत बड़े विस्तारित ढंग से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अल्फ्रेड लॉयड क्या लिखता है। लिखते हैं कि कंपनी के भारतीय युद्धों में भाग लेने की 4 स्थितियां थी। कंपनी किस स्थिति में भारतीय युद्धों में भाग लेगी? पहली अवस्था वो बताते हैं कि कंपनी भारतीय मित्र राजाओं को उनके युद्धों में सहायता के लिए सेना किराए पर देगी।
अगर किसी भारतीय राजाओं को सेना की जरूरत होगी तो किराए पर अपनी सेना देगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरी अवस्था में कंपनी ने स्वयं अपने मित्रों की सहायता से युद्धों में भाग लेने का निर्णय लिया। यानी कंपनी भी मदद करेगी और जिसको वो जरूरत है, और जो मित्र राष्ट्र है जिसके साथ में संधि होगी तो वो भी युद्ध करेगी। तीसरी अवस्था में भारतीय मित्रों ने सैनिकों के स्थान पर धन दिया, सैनिकों के स्थान पर। यानी अगर कोई ऐसी रियासत थी जो सैनिक देने में असमर्थ थी तो वो क्या देगी, धन देगी। और उस धन की सहायता से कंपनी ने अंग्रेजी अफसरों की देखरेख में सैन्य भर्ती की, प्रशिक्षण दिया, साज सज्जा आदि की तैयारी की। और आखिरी चरण या प्राकृतिक चरण जिसको हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने मित्रों की सीमाओं की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपके राज्य की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारी है। उसके लिए आप तो सिर्फ धन दीजिए हमें, या तो आप हमें प्रदेश दीजिए या हमें धन दीजिए। तो ये अल्फ्रेड लॉयड के अनुसार ये 4 स्थितियां जो थी। तो सहायक संधि प्रणाली जिसको हम कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसके अंदर, हम आगे आने वाले समय में इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि इसका भारतीय उपनिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पढ़ा कि भाई 1798 के अंदर ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। उस समय की स्थिति भारत की बहुत ही संकटपूर्ण थी और इससे पहले जो सर जॉन शॉर्ट था उसकी हस्तक्षेप की नीति के कारण कंपनी में कई खतरे उत्पन्न हो गए थे। यूरोप में भी जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी 1789 की, उसकी वजह से स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। इधर जो टीपू सुल्तान है, वो टीपू सुल्तान भी फ्रांस से गठबंधन कर रहा था और नेपोलियन से भी नेपोलियन भी भारत पर हमला करने के लिए वो फिराक में था। तो इस तरह से हम देखें तो उस दौर की स्थिति को देखते हुए वेलेस्ली ने ये सारी नीति को भारत में लागू करने का प्रयत्न किया। इधर अमेरिकी उपनिवेश भी बताया जाता है कि इंग्लैंड के हाथ से निकल चुका था। तो ये सारी स्थिति है उस समय की जो ये बताई जा रही है। यानी इन परिस्थितियों से निपटने के लिए उसने सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया और अपनी नीति के संचालन के क्रम में उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए उसमें पहला है कि भारतीय राजनीति को अपने अनुकूल बनाने और कंपनी की सीमा का विस्तार करने के लिए हस्तक्षेप और सक्रिय नीति का संचालन करना। वेलेस्ली का स्पष्ट मानना था कि हमें सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ेगा अगर कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करना है। दूसरा, कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये उसका उद्देश्य था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण था फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को समाप्त करना, क्योंकि वो जानता था कि अगर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में बढ़ा तो आगे आने वाले समय में जो है वो अंग्रेजों के लिए स्थिति खतरनाक हो जाएगी। तो ये उद्देश्य उसने निर्धारित किए। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि इस संधि का जो आविष्कारक है वो वेलेस्ली नहीं था। यानी ये ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी अंग्रेज ने, यानी इस वेलेस्ली ने ही उस संधि का आविष्कार किया हो। ये प्रणाली धीरे धीरे विकसित हुई है। कहते हैं कि सबसे पहले डुप्ले ने इस संधि प्रणाली को लागू किया था और उसने जब डुप्ले भारत में आया तो उसने भारतीय नरेशों को धन के बदले में अपने सैनिकों को किराए पर दिया, अपनी सेना दी धन लेकर के और ये परिपाटी चलाई थी। यानी वो भारतीय सैनिकों से धन लेता था जब उनको जरूरत पड़ती थी तो, और यानी भारतीय सैनिकों को जब किसी सैन्य अभियान के लिए जरूरत पड़ती थी सेना की तो डुप्ले उनसे धन के बदले सेना भेजता था। बाद में क्लाइव और कॉर्नवालिस ने भी डुप्ले की नीति का अनुसरण किया था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेलेस्ली ही इस सहायक संधि प्रणाली का आविष्कार है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके से उसने इस नीति को भारत में लागू किया
वो बहुत ही अलग तरह की नीति थी, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था किस तरह से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो साइक संधि प्रणाली किन किन के बीच में होती थी? क्या हुई? साइक संधि प्रणाली कंपनी और देशी राज्यों के बीच में होती थी, और उसकी शर्तें क्या थी उसका भी हम अध्ययन करेंगे। पहली सहायक संधि प्रणाली अवध के साथ में की गई थी। ऐसा बताया जाता है जब कंपनी ने एक निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा का वचन जो है वो दिया था, और आगे आने वाले समय में फिर कर्नाटक के नवाब से भी उसने अनुरोध किया था कि वो किसी विदेशी शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेगा। तो हमें सबसे पहले उसकी शर्तों के ऊपर हम अध्ययन करते हैं कि सहायक संधि प्रणाली जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली करने वाला कौन है? ये अंग्रेज, तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली है, जो 1798 से 1805 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा है। और उसने एक संधि प्रणाली क्यों की? क्योंकि वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये किस किस के बीच में होती थी? तो ये सहायक संधि प्रणाली कंपनी और देशी राज्यों के बीच में होती थी। तो इस संधि के अनुसार क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी? तो इस संधि के अनुसार जो कंपनी है देशी राज्यों को सैनिक सहायता देने का वचन देती थी। ध्यान रखें, इस संधि के तहत कंपनी देशी राज्यों को सैनिक सहायता देने का वचन देती थी। यानी सबसे पहले तो एक सहायक संधि प्रणाली कंपनी और देशी राज्यों के बीच में हो रही है। कंपनी क्या करेगी? देशी राज्यों को सैनिक सहायता देने का वचन देगी, और उसके बदले में तो कंपनी ऐसे फ्री में कोई सैनिक सहायता देगी नहीं, तो उसके बदले में उसे निश्चित आर्थिक सहायता लेती थी। पैसे दीजिए आप, यानी वो देशी राज्यों से पैसे या भूक्षेत्र। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले रियासतों को किन की शर्तों का पालन करना पड़ता था, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध जो हुए वो कंपनी के अधीन हो गए। ये एग्जाम की दृष्टि से आप देखिए, जब सहायक संधि प्रणाली का कोई प्रश्न आएगा तो उसमें सबसे पहले जो महत्व इंपोर्टेंट है वो उसकी शर्तें हैं। यानी संधि में इंपोर्टेंट क्या होता है? शर्तें ही तो होती है। दो व्यक्तियों के बीच में, दो संस्थाओं के बीच में, दो देशों के बीच में संधियां होती है, दो समूहों के बीच में, दो पक्षों के मध्य, तो शर्तें क्या क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो इस सहायक संधि प्रणाली किन किन के बीच में होती है? वो होती भारतीय नरेशों के बीच में, जो देशी राजा थे उनके बीच में, और कंपनी के बीच में। तो भारतीय राजाओं के जो विदेशी संबंध है वो कंपनी के अधीन रहेंगे, वो कोई युद्ध नहीं करेंगे, और अन्य राज्यों से बातचीत कंपनी के द्वारा ही हो। यानी उनका विदेशी संबंध, विदेशी मामले पूर्ण रूप से कंपनी के अधीन। देशी राज्यों को अपने यहाँ पर एक ऐसी सेना रखनी होगी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी, और इस सेना का मुख्य कार्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना, और इस सेना के खर्च हेतु बड़े राज्य को पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश और छोटे राज्य को नकद धन देना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे, अन्य राज्यों से बातचीत कंपनी के द्वारा ही होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देशी राज्यों को अपने यहाँ पर एक सेना रखनी होगी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी। इस सेना का मुख्य कार्य होगा सार्वजनिक शांति बनाए रखना। अब ये केवल कहने के लिए सार्वजनिक शांति बनाए रखना है, मूल रूप से ये है कि किस तरह से वो देशी राज्यों पर कंट्रोल करेंगे। आगे आने वाले दौर में हम जब इतिहास को देखते हैं तो वो ये बातें आगे चल करके इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम निकलते हैं। इस सेना के खर्च के लिए अगर कोई बड़ा राज्य सहायक संधि करता है तो उसको पूर्ण प्रभुत्वता एक प्रदेश देना पड़ेगा, और छोटा राज्य अगर कोई करता है तो उसको नकद धन देना पड़ेगा। राज्य को अपनी सेना में एक अपनी राजधानी में अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा वहां पर। यानी अंग्रेज रेजिडेंट वो मीडिएटर का काम करेगा। राज्यों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपियन व्यक्ति को सेवा में नहीं रखना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उस दौर में जो फ्रांसीसी थे वो किसी फ्रांसीसियों को या किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को देशी राजा बगैर कंपनी की अनुमति के, यानी जो इनसे संधि करेगा उसमें तय होगा कि कंपनी की अनुमति के बगैर किसी भी यूरोपीय को सेवा में नहीं रखेगा। वैसे कंपनी कह रही है कि वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और
उनके सभी तरह के शत्रुओं से उनकी क्या करेगी, रक्षा करेगी। ऐसी बात जो है वो कंपनी इनकी शर्तों के अंदर बता रही है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि कंपनी जो सहायक संधि प्रणाली है इसकी मेन मेन शर्तें हैं। अब इसके द्वारा कंपनी को क्या लाभ होता है और कंपनी को क्या हानि होती है, तो ये भी हमें देखने वाली बात है। अगर हम कंपनी के लाभ को देखें तो सहायक संधि प्रणाली के द्वारा साम्राज्य निर्माण के कार्य में एक भेदी शत्रु की भूमिका कंपनी यहाँ पर निभा रही है। क्योंकि भारतीय राज्य तो लगभग निरस्त्र हो गए, क्योंकि सेना अब अंग्रेजी है। तो एक तरह से वो यूं कहे कि उन्होंने आगे चल करके सैन्य मामलों में कोई ऐसी तैयारी करने का प्रयत्न नहीं किया भारतीय राजाओं ने, तो भरोसे रह गए ना। यानी कंपनी का पूर्ण संरक्षण उनको हासिल हो रहा है देशी राजा को। तो दूसरा, अब वो कोई संघ भी नहीं बना सकेंगे बगैर कंपनी की अनुमति के, यानी विशेष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है, यानी ये कंपनी को लाभ हुआ। इससे कंपनी को भारतीय राज्यों के व्यय पर एक महान सेना मिल गई। खर्चा कौन कर रहा है, भारतीय राजा। जो संधि करेगा वो या तो भूभाग देगा या पैसे देगा। सेना किसकी तैयार हो रही है, तो वो कंपनी की तैयार हो रही है। तो एक महान सेना उनको इसकी मिल गई। भारतीय राजाओं की राजधानियों में कंपनी की सेना रखने से कंपनी को बहुत सारे सामरिक महत्व के मामलों में भी या सामरिक महत्व के स्थानों पर भी उसका नियंत्रण हो गया, और दूसरी यूरोपीय शक्तियां थी उनको इसमें हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के कंपनी बहुत मजबूत होती जा रही है इस दौर में। इस सहायक संधि प्रणाली से कंपनी की सेना और भारतीय सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं में बहुत आगे चली गई है। यानी युद्ध का भार कंपनी के वित्तीय साधनों पर अब नहीं पड़ेगा। कंपनी को कोई युद्ध भी लड़ना होगा, वहां सेना भेजेगी, तो सेना का सारा खर्च जो है वो देशी राजा उठा रहा है। यानी कंपनी को फायदा ही फायदा है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फ्रांसीसी चालों से कंपनी ने अपने हितों की रक्षा कर ली यहाँ पर। यानी जो पहले उसको भय था वो भय धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। फ्रांसीसियों की शक्ति को उसने कम कर दिया, क्योंकि उसने शर्त ही जोड़ी है ना कि बगैर कंपनी की अनुमति के कोई भी देशी राजा किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ पर सेवा में नहीं रखेगा। दूसरा, अब कंपनी राजाओं के आपसी विवाद में मध्यस्थ बन गई है। वाह, यानी विदेशी संबंध पूरे कंपनी के अधीन हो गए हैं। तो इस तरह से इसके अलावा एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो देशी रियासत में रहेगा, तो उसका आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो इसके अलावा सैनिक व्यय के नाम पर भारत का बहुत बड़ा भूभाग है धीरे धीरे वो कंपनी को, जिसको कहते हैं पूर्ण प्रभुसत्तापूर्ण प्रदेश, वो कंपनी को मिल गया। देशी राज्यों को क्या हानियां हुई, तो जो लाभ कंपनी को हो रहा है तो देशी राज्यों को हानियां हुई। उन हानियों में सीधी सी बात है कि भारतीय राजाओं का मानसिक बल जिसको हम कहते हैं वो क्या हो गया, कम हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। मानसिक बल कैसे कम हुआ, क्योंकि अब सेना उनके पास में है नहीं है, विदेशी मामले कंपनी के अधीन है। बगैर कंपनी की अनुमति से वो ऐसा कोई बड़ा काम कर नहीं सकते हैं, न संधि कर सकते हैं, न कोई विदेशी व्यक्ति को वो अपनी सेवा में रख सकते हैं। भारतीय राज्य लगभग निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ गए। यानी थॉमस मुनरो लिखता है इसके ऊपर कि राज्यों ने अपनी आजादी, राष्ट्रीय चरित्र और वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित रखते हैं उनको बेच करके उन्होंने सुरक्षा मोल ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये थॉमस मुनरो का, कि राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और वह सब कुछ जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उसको बेच करके उन्होंने सुरक्षा मोल ली है।
जो अंग्रेज रेजिडेंट वहां रियासत में रह रहा है वो धीरे धीरे हस्तक्षेप करना उन्होंने आरंभ कर दिया है और एक तरह से धीरे धीरे पूरा अधिकार हो गया। इस तरह से अब एक और महत्वपूर्ण बात है इससे कि अगर किसी राज्य के अंदर जनता का शोषण भी हो रहा है ना, तो अब कंपनी उस शोषण को दबा देगी, यानी जनता के अधिकारों पर भी बहुत कुठाराघात हुआ। यानी उसने उत्पीड़क राजाओं की भी मदद की है इस पूरे दौर में। राजा तो ये कहेगा कि हमारे स्टेट के अंदर समस्या है, विद्रोह हो रहे हैं, तो कंपनी का दायित्व है शर्तों के अनुसार, संधि की शर्तों के अनुसार, तो इस विद्रोह को दबाने में उनकी मदद करेगी। तो इस तरह से हम देखें तो एक तरह से पूरे भारतीय राज्य एक तरह से धीरे 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 दिवालिया हो गए, हम ये कह सकते हैं। जनता को भी अपना कोई अवसर सुधारने का अवसर नहीं मिला। इस तरह से इस सहायक संधि प्रणाली के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारतीय राजा है वो धीरे धीरे पंगु हो गए, एक तरह से हम कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी सहायक संधि प्रणाली के प्रभाव का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि स्थानीय राजा, उनका अस्तित्व जो वास्तव में उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन उन्होंने कंपनी से सुरक्षित रहने के लिए उनके साथ संधि की थी और कंपनी उनकी सहायक बनी थी। इस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक जो है सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ये संधि किसने की, तो ये संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने की है। और ये संधि किन किन के बीच में हुई, तो ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी राजाओं के बीच में हुई। इस संधि की महत्वपूर्ण शर्तें जो है वो हमें बतानी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो ये आपका टॉपिक था सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, तो 1798 से 1805 तक भारत में रहा। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।